नेक्स्ट डिस्कशन इन बैक्टीरिया इज अबाउट देयर रिप्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में नए ऑर्गेनिज्म कैसे क्रिएट होंगे, ये इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में एनसीईआरटी थोड़ा सीमित इन्फॉर्मेशन एक जगह पर देता है। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उसको, लेकिन है सब हमारे सिलेबस के अंदर। हाँ, अलग अलग जगह पर नाम आया है, कुछ पॉइंट अगले दूसरे चैप्टर्स में जाकर आए हैं, पर क्योंकि जो भी बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट है वो हम यहाँ पर इकट्ठे डिस्कस करेंगे ताकि वो हमें सारे एक साथ समझ में आए। फिर जैसे हम रिसेंट में अभी जो स्टूडेंट इस साल अपीयर होंगे नीट में, उनके लिए एनटीए ने कुछ मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो उसमें भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो एनसीईआरटी से कवर नहीं हो रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा नीट को ध्यान में रखेंगे तो दूसरे चैप्टर्स की कनेक्टिविटी और लिटिल एडिशनल क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। उन्हीं पॉइंट्स को कवर करते हुए हमारा डिस्कशन चलेगा बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन चल रहा है मतलब नए ऑर्गेनिजम्स बनाने का प्रोसेस चल रहा है। जहां पर ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ होता है, वहां पर अगर वो सेल डिवाइड कर जाए तो इसका मतलब भी रिप्रोडक्शन है। ये भी एक कैटेगरी है रिप्रोडक्शन की। मतलब यदि बैक्टीरिया डिवाइड कर गए तो ये भी एक रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और ये सबसे आसान और सबसे कॉमन मेथड है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का, और यही कैटेगरी कहलाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन में क्या अलग अलग मेथड्स है। पहले नाम लिया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, जिसको मैंने कहा कि यदि बैक्टीरिया डिवाइड कर जाएंगे तो यही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। हाँ, कैसे डिवाइड करेंगे वो भी हम टारगेट करेंगे, पहचानेंगे उसको भी। फिर एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मतलब इसमें कुछ स्पेशल स्पोर फॉर्मेशन होगा, सम काइंड ऑफ स्पेशल स्पोर फॉर्मेशन होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या एक्टिविटी चल रही है, डिवीजन की। यदि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, यदि बैक्टीरिया डिवाइड करे तो कौन सी कैटेगरी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन करे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर क्या बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ये टर्म आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में वास्ता पड़ेगा। बैक्टीरिया के पास एडवांस ऑर्गेनिजम्स की तरह कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस एक्चुअल तो नहीं है, कोई सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं है, नो सेक्स ऑर्गन्स। बैक्टीरिया के पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं है। लेकिन क्या बैक्टीरिया में फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शब्द उपयोग होता है? बिल्कुल होता है। वो किस कारण से होता है? बैक्टीरिया में कुछ अलग अलग मेथड से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन संभव है, और यदि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इक्विवेलेंट माना जाएगा। क्योंकि एडवांस ऑर्गेनिज्म में भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या कॉज करता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। पेरेंट्स के अलग अलग क्रोमोसोम जो गैमिट में आते हैं वो फ्यूज होकर जो जाइगोट बनाते हैं, अगली जनरेशन का बनाते हैं इंडिविजुअल, उसमें भी पेरेंट्स के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का रोल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये बात सही है कि एडवांस ऑर्गेनिज्म के जैसे सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, बट क्या ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है? यस, ऐसे मेथड्स हैं। सो ये कहलाएगा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बोर्ड पर थोड़ा संभल कर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लिखा है, पर क्वेश्चन में अक्सर जो आपका वास्ता पड़ेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेगा। जब भी बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शब्द का उपयोग करेगा तो खुद मानकर चलना है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोल रहा है ये वास्तव में और कुछ नहीं है, एक प्रकार का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है। कैसे ये प्रोसेस चल रहे हैं वो हमारा आगे डिस्कशन बढ़ता है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो नाम लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो बैक्टीरिया का डिवीजन हो रहा है वो कहलाता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिवीजन के माध्यम से एक पेरेंट बैक्टीरियम डिवाइड करके दो डॉटर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगा। ये सबसे कॉमन, पहले भी मैंने कहा
मोस्ट कॉमन मेथड है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का। नेचर में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और गुड अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमारी बॉडी में भी अगर कोई पैरासिटिक बैक्टीरिया चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे, या बाहर जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कोई सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है, डेड डिकेइंग मटेरियल को यूज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उसको यूज करके क्या करेंगे, दे कीप डिवाइडिंग एंड दिस इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो सबसे कॉमन मेथड है, नेचर में लगातार चलता रहता है। लेकिन मैंने कहा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, मतलब जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होनी चाहिए। अनफेवरेबल कंडीशन में डिवीजन सपोर्ट नहीं होगा। गुड अमाउंट में न्यूट्रिशन हो, एनवायरमेंटल फैक्टर सपोर्टिव हो तो बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे और उनका यही डिवीजन प्रोसेस बाइनरी फिशन कहलाएगा और इसी से इसमें रिप्रोडक्शन होगा जो वेजिटेटिव कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी प्रोसेस के लिए कहीं कहीं पर आपको टर्म मिलेगा एमाइटोसिस। एमाइटोसिस मतलब माइटोसिस तो एक एडवांस फॉर्म है डिवीजन का जो आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने के लिए मिलता है। तो प्रोकैरियोट में इन मोनेरा के मेंबर्स में माइटोसिस शब्द तो अप्लाई नहीं होता डिवीजन के लिए, लेकिन ये जो एक प्रिमिटिव मेथड है डिवीजन का ये एमाइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है। क्या प्रोसेस चल रहा है इसमें, ये रिप्रेजेंटेशन इस प्रोसेस को दिखाने के लिए, ये पेरेंट बैक्टीरियम, ये पेरेंट बैक्टीरियम है। पेरेंट बैक्टीरियम में ये बाहर सेल वॉल, ये ग्रीन कलर से दिख रही है इसकी सेल मेम्ब्रेन, पुराना टर्म मीजोजोम, मीजोजोम के साथ अटैच किया जो ये पर्पल कलर में नजर आ रहा है इसका डीएनए। ये पेरेंट बैक्टीरियम की कंडीशन, कैसे प्रोसेस चल रहा है, इसमें बाहर से भीतर की ओर डिवीजन चलेगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ दोनों तरफ से और इस फॉर्मेशन के माध्यम से ये सेल वॉल यहां पर बनने लगी और मेम्ब्रेन भी अंदर की तरफ यहां पर इन्वेजिनेट हो गई, मतलब अंदर की तरफ धस गई। अब ऐसा डिवीजन करने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की है, डॉटर बैक्टीरिया को डीएनए की अपनी अपनी कॉपी देनी है। तो प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है डीएनए के रेप्लिकेशन की। सबसे पहले होगा डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, ये दो कॉपी क्रिएट हो गई डीएनए की। पहले एक मीजोसोम से अटैच था, मेम्ब्रेन की दो फोल्डिंग क्रिएट हो गई, मीजोसोम की फोल्डिंग और डीएनए की दो कॉपी ये मीजोसोम पर अटैच्ड है। इनके बीच में से ये मेम्ब्रेन का और वॉल का डिवीजन स्टार्ट होगा और धीरे धीरे दो डॉटर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करेंगे फाइनल डायग्राम में बस थोड़ा सा हिस्सा सेल वॉल का अटैच दिखाया है, बाकी ज्यादातर हिस्सा इनका सेपरेट हो चुका है। तो अल्टीमेटली दो डॉटर बैक्टीरिया इस फिशन के प्रोसेस के माध्यम से तैयार हो जाएंगे। नेचर में रेगुलरली यही प्रोसेस इस प्रकार से चलता रहता है कि बैक्टीरिया के डिवीजन के लिए पहले एक्टिविटी डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन और वॉल अंदर की ओर फॉर्म हो रहे हैं, नए मेम्ब्रेन और वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है अंदर की ओर और अल्टीमेटली दो डॉटर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के डिवीजन वाले जो टर्म्स हैं, कोई G1 फेज, S फेज, ऐसे कोई भी टर्म अप्लाई नहीं करने। बैक्टीरिया पर यूकैरियोट के वो सब टर्म अप्लाई नहीं होते, ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ एक कॉमन टर्म आता है, कॉमन बच्चों की क्वेरी आती है कि क्या यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कोई अलग से स्टेज का नाम आएगा। नहीं, कोई यूकैरियोट वाली टर्मिनोलॉजी लगाकर कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली याद रखना है डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और दो डॉटर बैक्टीरिया बन गए। यही बैक्टीरियल फिशन का, बाइनरी फिशन का प्रोसेस है जिससे बैक्टीरिया रेगुलरली डिवाइड करते रहते हैं। फिर उसके बाद अगला केस आया जो हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें हमने मेंशन किया कि कुछ खास स्पोर का फॉर्मेशन होगा। उस खास स्पोर का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हटके सवाल बनाएगा तो एंडोस्पोर पर सवाल बनेगा। एंडोस्पोर फॉर्मेशन कैसी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां अनफेवरेबल कंडीशन का। ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है कैसी हो सकती है, जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा दे, बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो, कोई एडवर्स केमिकल्स प्रेजेंट हो, रेडिएशंस वगैरह हो,
ऐसी कंडीशन से खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब एंडोस्पोर फॉर्मेशन का मेन पर्पस संख्या बढ़ाना नहीं है। दिस इज नॉट फॉर इंक्रीजिंग द नंबर, इट इज फॉर सर्वाइवल। ये सर्वाइवल मेंटेन करने के लिए है एंडोस्पोर का फॉर्मेशन। ज्यादातर कौन से बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलता है? ये मुख्य रूप से बैसिलस कैटेगरी टाइप के बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलता है। इसमें मैंने कहा कि इसमें नंबर नहीं बढ़ रहा है। एक बैक्टीरिया है, यदि और वो अपने ऊपर थिक वॉल का फॉर्मेशन करेगा तो इससे क्या नंबर बढ़ा? नहीं, एनवायरमेंट की एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्शन हुआ। सो इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। फिर रिप्रोडक्शन में क्यों रखा गया इसको? कॉमन क्वेश्चन आता है। मेंबर जिंदा बचेगा तब तो आगे जनरेशन जाएगी, वरना तो यही जिंदा नहीं बचेगा। सो इट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन ए कैटेगरी ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इज हेल्पिंग टू सर्वाइव द मेंबर। तो मेंबर को सर्वाइव कराने में ये हेल्प कर रहा है। अब एंडोस्पोर की यहां मैंने अलग अलग लेयर लिखी हैं। इन लेयर्स में सारी लेयर पर सवाल नहीं बनते, मैंने मेंशन तो सारी की है। सबसे बाहर एक्सोस्पोरियम बेसल लेयर, उसके बाहर अंदर ये रेड कलर में मेंशन किया, ये आउटर कोट लेयर है, इनर कोट लेयर है। एक तो ये जिस पर मैंने यहां पर ये बॉक्स बनाया है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, कोर्टेक्स, इसको ध्यान रखना है डॉट डॉट बना के। ये एक थिक लेयर है। मतलब आपसे पूछेगा कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में मेन कौन सी लेयर का रोल है? आंसर जाएगा कोर्टेक्स लेयर का। तो एंडोस्पोर में अलग अलग प्रकार की लेयर होती है। अंदर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का कोर पार्ट है, उसमें बार बार वर्ड आ रहा है कोर, कोर वाल। कोर वाल और कुछ नहीं है, बैक्टीरिया की वॉल है। कोर मेम्ब्रेन, कोर मेम्ब्रेन और कुछ नहीं है, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। कोर मेम्ब्रेन और कुछ नहीं है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। कोर वॉल और कुछ नहीं है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है। और अंदर ये बैक्टीरिया की कोर साइटोप्लाज्म। जब हम कहते हैं कोर साइटोप्लाज्म मतलब बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में अंदर आपको ऑब्जर्व करना है मेन पॉइंट। पूरा रटने की मैंने कहा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाली व्हाइट लाइन ये बैक्टीरिया की अपनी वॉल, ये वाली ग्रीन लाइन बैक्टीरिया की अपनी मेम्ब्रेन, अंदर उसकी साइटोप्लाज्म। पुराने डायग्राम्स में वॉल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म ऐसे ही था, लेकिन क्या अब उसके बाहर भी मल्टीपल लेयर तैयार हो गई हैं? यस, इतनी थिक कॉर्टेक्स और उसके बाहर फिर ये और 3 लेयर्स, उनमें भी थिकनेस है। तो ये जो इतनी थिक लेयर्स यहां पर तैयार हो गई हैं, ये क्या प्रोवाइड कर रही हैं? प्रोटेक्शन। और इन प्रोटेक्शन में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका? कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स में एक स्पेशल कंपोनेंट है, अगर नाम लिख के पूछ ले, नाम लेने के चांस कम है, हाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मेंशन किया दैट इज कैल्शियम डिपिकोलिनेट। कैल्शियम डिपिकोलिनेट इज ए कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड डिपिकोलिनेट। एक प्रकार के डिराइव्ड कंपाउंड्स हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। मैंने कहा नाम पूछने के चांस कम है। आपसे कहेगा कि कौन सी लेयर में स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? कॉर्टेक्स से। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई टेम्परेचर, रेडिएशंस, एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स, इन सब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स ये एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। जैसे हम सामान्य रूप से डेली लाइफ में कहते हैं कि अगर भोजन है, पका लिया है, उबाल लिया है, पानी है, उबाल लिया है, तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन भी होगा बैक्टीरियल वगैरह, तो वो उस उबालने से मर जाएगा। अगर वो इन्फेक्शन एंडोस्पोर के रूप में हुआ, अगर बैक्टीरिया एंडोस्पोर के रूप में उस समय प्रेजेंट हुआ, तो फिर वो उबालने से भी मरेगा नहीं। ये बहुत बड़ा खतरा है कि उबालने से भी बैक्टीरिया इस समय मरेंगे नहीं।
अगर एंडोस्पोर के रूप में हमारे भोजन में आ गए। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर से भी प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी एंडोस्पोर रखता है। हम जनरली पानी को साफ करने के लिए, किसी इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए कई बार रेडिएशन यूज करते हैं। जैसे अगर आप मार्केट से बोटल्ड वाटर लेते हैं तो मिनरल वाटर की बोतल पर लिखा होता है यूवी रेडिएशन। इसका मतलब वो, या घर में जो आरओ यूज करते हैं उसमें भी रेडिएशन होता है, जो कि रेडिएशन के माध्यम से पानी को साफ करता है। लेकिन यदि बैक्टीरिया उस समय एंडोस्पोर के रूप में है तो उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी ये मारा नहीं जाएगा। इनको कंट्रोल करने के लिए हम मेडिसिन के रूप में एंटीबायोटिक्स और दूसरे एंटीसेप्टिक केमिकल्स वगैरह उपयोग करते हैं, एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स उपयोग करते हैं। वो भी इन बैक्टीरिया को इस रूप में नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मतलब ये जो एंडोस्पोर है ये बहुत ही खतरनाक प्रोटेक्टिव स्टेज है। इस स्टेज में यदि ये हमारे भोजन में आ गया तो बॉडी के अंदर जाकर जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो उस समय ये अपना एंडोस्पोर छोड़ देगा और बॉडी के अंदर फिर तेजी से ग्रो करेगा। सो एंडोस्पोर फॉर्मेशन से क्या संख्या बढ़ी? नहीं। प्रोटेक्शन हुआ? यस। कैसी कंडीशन से प्रोटेक्शन हुआ? अनफेवरेबल कंडीशन, एक्सट्रीमली अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्शन मिला, जिसमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स के अगेंस्ट क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेडिएशंस का भी प्रभाव नहीं है। मतलब हम सामान्य रूप से जो भी मेथड्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए उपयोग करते हैं वो इस मामले में बैक्टीरिया यदि एंडोस्पोर के रूप में है तो उसके ऊपर प्रभावी नहीं है। फिर साथ में मैंने कहा कौन सी लेयर? कॉर्टेक्स लेयर। कैल्शियम डिपिकोलिनेट कंपोनेंट के प्रेजेंस की वजह से ये प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये सारी कहानी हो गई एंडोस्पोर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यू। फिर उसके बाद अगला केस आया डिस्कशन में, हमने जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन यूज किया था, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो बैक्टीरिया में हो रहा है वो अलग अलग प्रकार के प्रोसेस से चल सकता है। 3 को मैंने यहां पर लिस्ट किया है। सबसे पहली कैटेगरी ट्रांसफॉर्मेशन। अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया डायरेक्टली कोई डीएनए अपटेक कर ले। मतलब बैक्टीरिया में बिना किसी अन्य साधन की सहायता के यदि कोई डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए का टुकड़ा एंटर कर जाए तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्ट एंट्री ऑफ डीएनए इनटू बैक्टीरिया। ये मेथड हुआ सबसे आसान मेथड। मैंने कहा किसी का और का कोई रोल नहीं है। सराउंडिंग मीडियम से डीएनए की कोई फ्रेगमेंट बैक्टीरिया में एंटर करके उसमें जेनेटिक बदलाव कर दे, ये कहलाएगा प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें से यही सबसे कॉमन है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में है। इसका सबसे बड़ा रोल। फिर उसके बाद दूसरा है कॉन्जुगेशन। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करे, इसके माध्यम से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। और तीसरा जो थोड़ा आड़ा तिरछा केस है लेकिन समझेंगे एक एक करके सबको, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का जो केस है वो क्या है? बैक्टीरिया में भी कुछ वायरस इन्फेक्शन करते हैं जैसे हमारी बॉडी में वायरस करते हैं। आजकल दुनिया भर में आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कोरोना। ऐसे ही कुछ वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं। कोरोना नहीं, दूसरे वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं वो वायरस कहलाते हैं बैक्टीरियोफेजिस। इन वायरस की सहायता से कभी कभी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कैसे? मैं हिंट देता हूं, पहले ह्यूमन का हिंट लेता हूं फिर बैक्टीरिया पर जाऊंगा। मेरी बॉडी में कोई वायरस आया, उसने इन्फेक्शन कॉज किया और उसने नए वायरस बनाए। इस प्रोसेस में कभी कभी वो नए वायरस बनाते हुए मेरे सेल के डीएनए का भी कुछ टुकड़ा तोड़कर, क्योंकि वो कई सारे सेल को डिस्ट्रॉय भी तो करता है ना, तो मेरे सेल का डीएनए का कुछ टुकड़ा तोड़कर भी अपने साथ ले जा सकता है। फिर मैंने अगर छींका, खांसा तो ये वायरस बाहर जाएंगे। फिर ये किसी और में इन्फेक्शन कर सकते हैं। यदि वायरस मेरी बॉडी से मेरे डीएनए का भी टुकड़ा लेकर गया है तो फिर जिस नए पर्सन में वो इन्फेक्शन कॉज करेगा तो वहां पर भी डीएनए ट्रांसफर हो सकता है। ये बैक्टीरिया में अगर होगा तो कहलाएगा ट्रांसडक्शन। इट मींस एक वायरस ने एक बैक्टीरिया में इन्फेक्शन किया, फिर यहां से नए वायरस बनाकर निकला, नए बैक्टीरिया में जाकर इन्फेक्शन किया, और अपने साथ यदि कोई
पुराने बैक्टीरिया का डीएनए ले आया तो नए बैक्टीरिया में वो भी ट्रांसफर हो जाएगा और तब इसको कहेंगे ट्रांसडक्शन। यही लिखा है, ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इनटू अनदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ वायरसेस। कौन से वायरसेस? बैक्टीरियोफेजेस। क्या मीनिंग है बैक्टीरियोफेज का? ये भी इंपॉर्टेंट इश्यू। ऐसे वायरसेस विच कॉज इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया। इनमें से पहले जो डिटेल डिस्कशन आएगा किसका? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन यहां पर हमारा आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया ग्रिफिथ ने 1928 में। मीनिंग पहले भी कहा फिर कहूंगा, डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट एंट्री ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू बैक्टीरिया फ्रॉम एनवायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। कोई भी जो मीडियम हो बैक्टीरिया का जहां वो ग्रो कर रहा हो, रखा हुआ हो, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। कौन से बैक्टीरिया में स्टडी किया ग्रिफिथ ने? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी वही बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया कॉज करता है। इस बैक्टीरिया में स्टडी किया ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स को स्टडी किया। जब हम शब्द उपयोग करते हैं स्ट्रेन्स, स्ट्रेन शब्द उपयोग होता है अक्सर माइक्रोब्स में, जिसका मीनिंग होता है जेनेटिक वेरिएंट्स विद इन सेम स्पीशीज। मतलब स्पीशीज वही है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, उसी में माइनर जेनेटिक डिफरेंस रखने वाले 2 बैक्टीरिया हैं, वो कहलाते हैं उस स्पीशीज के स्ट्रेन्स। 2 स्ट्रेन्स को स्टडी किया, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। आर शब्द का अर्थ क्या है? रफ। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी जो सतह है, सरफेस है, वो रफ है। एस स्ट्रेन स्मूथ है। जैसे अगर यहां पर मैं थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंट करूं, ये जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया है ये रफ सरफेस वाले हैं। इनका जो सरफेस है वो रफ है, रफ सरफेस है, आड़ा तिरछा सरफेस है। जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया है ये स्मूथ सरफेस के बैक्टीरिया है, स्मूथ सरफेस है। पहले ये इनकी पहचान हो गई, ये तो मैटर आ गया पहचान का। अब इस सरफेस का डिफरेंस होने से और क्या अंतर आया? आर स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया हैं ये नॉन वायरुलेंट है, मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं। नॉन वायरुलेंट वो बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉज नहीं करते। नॉन वायरुलेंट वाले बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं करते, जबकि जो वायरुलेंट है ये डिजीज कॉज करते हैं। मैंने कहा इसका सरफेस से संबंध है। कैसे सरफेस से संबंध हो गया? ये जो स्मूथ सरफेस है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसमें टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं स्मूथ सरफेस में। तो डिजीज तो तब कॉज करेगा ना जब टॉक्सिन होंगे, तो इसमें स्मूथ सरफेस में टॉक्सिन्स प्रेजेंट है। ये 2 स्ट्रेन हो गए। इसका मतलब यदि हमारी बॉडी के अंदर आर स्ट्रेन चला गया तो डिजीज नहीं होगी और एस स्ट्रेन चला गया तो डिजीज होगी। कौन सी डिजीज होगी? निमोनिया हो जाएगा इससे। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, अभी तो बैक्टीरिया की जानकारी है, ये केवल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिस्कस किया, कैसे स्टडी किया ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ भी इंपॉर्टेंट नाम है। मैंने कहा यहां इस चैप्टर में एनसीईआरटी बेशक से नाम नहीं लेता है ये, लेकिन आगे जाकर इन सबका वास्ता पड़ेगा। पर हमने जहां एक बार नाम लिया तो पूरी जानकारी लेंगे, सब आपके सिलेबस का हिस्सा है, पूरी सटीक जानकारी हमें चाहिए। अब इसका मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट किया, यहां मैंने लिया ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। सब
ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी चल रही है। क्या एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ ने? ग्रिफिथ ने एक ट्यूब के अंदर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए, जो अभी आपको रफ सरफेस वाले बताए। आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया एक ट्यूब में लिए, इसमें से एक इंजेक्शन भरा और चूहे को इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्टेड इनटू माइस। ये बैक्टीरिया माइस की बॉडी के अंदर चले गए, पर क्योंकि आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट हैं, ये डिजीज कॉज नहीं करते, तो चूहा बीमार नहीं हुआ और चूहा जिंदा रहा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, इंजेक्शन लगने का दर्द हुआ होगा, दैट इज डिफरेंट इशू, पर उससे मर थोड़ी जाएगा। तो इससे चूहा बीमार नहीं हुआ और वो जिंदा रहा। फिर दूसरे चूहे में, सेम चूहे में नहीं, दूसरे चूहे में इंजेक्शन लगाया, कौन से स्ट्रेन का? एस स्ट्रेन का, जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, इनका इंजेक्शन लगाया। यहाँ इंजेक्टेड इनटू माइस, सेम स्टेप चल रहा है, लेकिन अब स्ट्रेन बदल दिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। इसका परिणाम क्या हुआ? जिन चूहों में एस स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया वो बीमार हो गए। क्या हो गया? निमोनिया। इसका परिणाम क्या हुआ? उनको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, इसका परिणाम हुआ माइस डेड। ऐसे चूहे मारे गए। क्यों मारे गए? इसकी जानकारी के लिए क्या चाहिए? चूहे का पोस्टमार्टम कराया गया। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम। हाँ, एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही चलेगा ना, बिल्कुल सच ऐसे ही है। चूहे की डेड बॉडी की स्टडी हुई और उसकी बॉडी में से भारी संख्या में एस स्ट्रेन पाए गए, बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे थे बॉडी में। इसका मतलब इससे साबित हुआ कि इनके टॉक्सिन से ही चूहे की डेथ हुई है, इन्होंने रोग किया है, निमोनिया कॉज किया है। तो एस स्ट्रेन से ये और यहां क्लियर हो गया कि ये वायरुलेंट है, डिजीज कॉज करता है। अब क्या किया अगले स्टेप में? अगला सेटअप लगाया ग्रिफिथ ने और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या कर दिया? हीट किल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, हीट किल्ड मतलब हाई टेम्परेचर यूज करके एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को किल कर दिया। नया सैंपल लिया एस स्ट्रेन का, उसको बॉईल किया, हाई टेम्परेचर से उनको किल कर दिया। अब जब बैक्टीरिया मारे गए तो वो बीमारी कैसे करेंगे? क्योंकि खुद ही जिंदा नहीं है, कहां से बीमारी कॉज कर पाएंगे? बॉडी में जाएंगे, डिवाइड करेंगे, भारी संख्या बढ़ाते हैं, तब तो बीमारी होती है। एस स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया दूसरे चूहे में, सेम चूहा नहीं है, टारगेट सब्जेक्ट बदलते रहना है, वरना तो रिजल्ट मिक्स हो जाएगा। इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस अलाइव। एकदम आसान है समझना। जब बैक्टीरिया ही जिंदा नहीं है तो वो डिजीज कैसे करेगा? माइस अलाइव, माइस जिंदा रहा, कोई डिजीज नहीं हुई। लेकिन ग्रिफिथ को एक अजीब कॉम्बिनेशन सूझा, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। क्या किया ग्रिफिथ ने? आर स्ट्रेन लिविंग, जिंदा आर स्ट्रेन लिया, प्लस एस स्ट्रेन हीट किल्ड, इंजेक्टेड इनटू माइस। आपसे सवाल करूंगा, पहले ध्यान से देख लेना। क्या आर स्ट्रेन से चूहा मरा था? ना। क्या हीट किल्ड एस स्ट्रेन से चूहा मरा था? ना। मतलब ना तो आर स्ट्रेन डिजीज करता है, ना हीट किल्ड एस स्ट्रेन डिजीज करता है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स करके लगा दिया, चूहा मर गया। चूहा मर गया और ग्रिफिथ कंफ्यूज्ड। अकेला आर स्ट्रेन डिजीज नहीं करता, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डिजीज नहीं करता, तो चूहा कैसे मरा? चूहे के बलिदान का एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा। साइंस ऐसा कैसे आगे चलेगी? इसके लिए मरे हुए चूहे की फिर ऑटोप्सी की गई, मतलब पोस्टमार्टम किया गया, और खतरनाक रिजल्ट निकला चूहे से। चूहे की डेड बॉडी से भयानक रिजल्ट। क्या? इधर ध्यान देंगे खूब। लिविंग एस स्ट्रेन फ्रॉम माइस बॉडी, चूहे की डेड बॉडी से जिंदा एस स्ट्रेन आइसोलेट किए गए। क्या चूहे को जिंदा एस स्ट्रेन दिए थे? ना, हीट किल्ड दिए थे। तो जिंदा एस स्ट्रेन कहां से आ गए उसकी बॉडी में? ग्रिफिथ के पास इसके दो ही एक्सप्लेनेशन थे।
एक जो मरा हुआ एस स्ट्रेन था वो जिंदा हो गया और इससे चूहा बीमार हुआ और मर गया। ये नॉन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, यही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि साइंस इस प्रकार की भूतिया बातें नहीं मानती है कि एस स्ट्रेन मर गया था अब जिंदा हो गया। साइंस है, इसमें मर के जिंदा नहीं हो रहा कोई भी। तो मरा हुआ एस स्ट्रेन तो जिंदा नहीं हो सकता। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है, जो जिंदा आर स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो गया या ट्रांसफॉर्म हो गया, किसमें? एस स्ट्रेन में। ग्रिफिथ ने इसी एक्सप्लेनेशन पर भरोसा किया और ग्रिफिथ ने कंक्लूजन दिया कि जो लिविंग आर स्ट्रेन थे उनको इन मरे हुए एस स्ट्रेन से कोई केमिकल, कोई मॉलिक्यूल प्राप्त हो गया जो इनके अंदर एंटर हो गया और इसने लिविंग आर स्ट्रेन की प्रॉपर्टी को बदल दिया और इनको क्या बना दिया? इनको बना दिया एस स्ट्रेन। उससे चूहा बीमार हुआ और चूहा मर गया। यह मेंशन किया मैंने यहां कंक्लूजन दिया ग्रिफिथ ने that some molecule from heat killed S strain entered into R strain। मरे हुए S strain से कोई मॉलिक्यूल R में एंटर हुआ and changed or transformed R strain into S strain। मेरे ऐसा कहते ही आपका जो बेसिक पॉइंट आएगा, सबसे पहले S strain अगर मर गया था, हीट किल्ड था, तो उसका मॉलिक्यूल आर को बदल सकता है क्या? हाँ, सच्चाई है, बदल सकता है। ऑर्गेनिज्म के मर जाने में और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में अंतर है। डीएनए को अगर हाई टेम्परेचर से भी एक्सपोज कर दें तब भी वो फुल्ली डैमेज नहीं होता है, डीनेचर हो सकता है और वापस अगर नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा तो फिर से वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो सेल मर गया पर उसका डीएनए अभी भी वर्किंग है। लेकिन मैंने बहुत संभल के लिखा है सम मॉलिक्यूल, क्योंकि मैं वही लिखूंगा जो ग्रिफिथ ने कहा। ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए थे कि ये किस मॉलिक्यूल के कारण बदलाव हुआ। ग्रिफिथ ने ये तो कहा कि आर कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन ड्यू टू एंट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल डीएनए है। ये किसने साबित किया? एवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्थी ने। एवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्थी तीन अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंबाइंड एक्सपेरिमेंट किया और बाद में ऐसा साबित किया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात ग्रिफिथ कर रहे थे ये किसके कारण थी? एंट्री ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। किसकी एंट्री के कारण? डीएनए फ्रैगमेंट्स की एंट्री के कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो ये जो एक्टिविटी चल रही है ये डीएनए के कारण। और जो मैंने कहा है उसको जरा थोड़ा और सिंपली रिप्रेजेंट करता हूं, डायग्राम पे ध्यान देना। जो पहले रफ और स्मूथ बनाए थे उनको फिर यूज करूंगा दिमाग में इमेज बैठाने के लिए कि इमेजिनेशन क्या है। ये एक ट्यूब, इसमें हमने दो प्रकार के बैक्टीरिया डाल दे रहे हैं। आर स्ट्रेन कैसे? लिविंग, रफ सरफेस वाले। एस स्ट्रेन कैसे? हीट किल्ड, स्मूथ सरफेस वाले। ये मरे हुए बैक्टीरिया हैं। इनको मिक्स कर दिया, कुछ समय रख दिया, उसके बाद ट्यूब से, चूहे की बॉडी हो या ट्यूब हो, रिजल्ट यही आएगा। क्या प्राप्त हो रहा है हमें? एस स्ट्रेन कैसे? लिविंग। जो सवाल ग्रिफिथ ने अपने आप से पूछा वही आप अपने आप से पूछो और आंसर दो। क्या हीट किल्ड एस स्ट्रेन जिंदा हो सकता है? नहीं, साइंस में कोई मर के जिंदा नहीं होता। लेकिन क्या लिविंग आर एस में कन्वर्ट हो सकता है? यस। तो इसका मतलब यही हुआ है, लिविंग आर कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? वो जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो इन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। और वो जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। इसका मतलब मरे हुए एस स्ट्रेन के कुछ डीएनए फ्रैगमेंट इस मीडियम में चारों तरफ चले गए और उनको मौका मिल गया कौन से बैक्टीरिया में एंटर होने का? आर स्ट्रेन लिविंग वाले में, जिसके कारण से उन्होंने प्रॉपर्टी बदल दी। खूब ध्यान से पहचान लेना, मैंने कहा प्रॉपर्टी बदल दी। ये तो बैक्टीरिया है। किसी एडवांस ऑर्गेनिज्म में भी अगर डीएनए की प्रॉपर्टी बदल जाएगी, नया डीएनए आ जाएगा,
तो क्या उससे कैरेक्टर भी बदल जाएगा? यस, क्योंकि डीएनए ही बॉडी के फीचर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो यदि बैक्टीरिया को कोई एक्स्ट्रा डीएनए मिल गया तो उससे उसके फीचर्स में भी तो बदलाव आएगा। यही हुआ, आर स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, वही उस केस में हुआ था, जिसके परिणाम से उन बैक्टीरिया के जो फीचर्स हैं वो चेंज हो गए और इससे जो आर स्ट्रेन था वो लिविंग एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, उसने डिजीज कॉज की और उसके कारण जो माइस थे वो मारे गए। ये एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर पूरा कॉम्बिनेशन ये मैंने एक्सप्लेन किया है। खूब ध्यान से एक एक पॉइंट को पहचानना है कि ये सारे के सारे पॉइंट कनेक्ट होकर क्या क्या हमें बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसमें डायरेक्ट एंट्री हुई है डीएनए फ्रेगमेंट्स की बैक्टीरिया के अंदर। हाँ, इसमें और एक पॉइंट एक्स्ट्रा बन सकता है कि ये एंट्री कब होगी। सामान्य रूप से ये एंट्री तब होती है जब बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। तो ये और एडवांस क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। सो ट्रांसफॉर्मेशन मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग बैक्टीरियल डिवीजन। इस समय होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आज ही के केसेस देख लो आप, जब बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं तो नई वॉल बनती है। नई वॉल बनती है तो यहां पर जब नई वॉल का फॉर्मेशन हो रहा होता है इन जगहों पर, तो सारी थिक वॉल एक साथ थोड़ी बन जाएगी, धीरे धीरे बनेगी। नए वॉल फॉर्मेशन वाली जगहों पर वॉल की थिकनेस कम रहती है, इससे डीएनए फ्रेगमेंट को एंटर होने का मौका मिल सकता है। और अगर डीएनए फ्रेगमेंट एंटर हो गई थिन वॉल वाली कंडीशन से, तो इसका मतलब एंट्री आसान हो जाएगी उसके लिए। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिना डिवीजन के ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता, मैं बोल रहा हूं मोस्टली। मोस्टली शब्द पे ध्यान देना है कि मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इन पॉइंट्स को फिर से जरा एक बार आप देख लेंगे। आर स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं करता, आर स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया, चूहा जिंदा रहा, निमोनिया नहीं हुआ। एस स्ट्रेन डिजीज कॉज करता है, निमोनिया हो गया, चूहा मर गया। चूहे की डेड बॉडी से एस स्ट्रेन प्राप्त किए गए, एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया और किल करने के बाद चूहे में इंजेक्शन लगाया, चूहा नहीं मरा क्योंकि इससे कोई डिजीज नहीं हुई। अकेला आर स्ट्रेन भी डिजीज नहीं करता और मरा हुआ एस स्ट्रेन भी डिजीज नहीं करता, दोनों का मिक्सचर लगा दिया तो डिजीज हो गई। कैसे हो गई? रिजल्ट दिया मैंने, डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड एस स्ट्रेन एंटर्ड इनटू लिविंग आर स्ट्रेन एंड चेंज इट्स प्रॉपर्टीज। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी यहां पर दिया। ये कंप्लीट आ गया केस ट्रांसफॉर्मेशन तक का हमारे डिस्कशन में।